स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे विलियन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सांद्रता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है। जैसा कि हमारी बुक में परिभाषा दी हुई है कि विलियन किसे कहते हैं, जैसा कि हमारी बुक में बताया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण यदि समांगी होता है तो यह मिश्रण विलियन कहलाता है। तो शर्त क्या है, मिश्रण का क्या होना आवश्यक है, समांगी। समांगी मतलब जिसकी कंपोजिशन, जिसका संगठन पूरा एक जैसा होता है। संगठन जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कोई ग्लास है या बीकर है, इसको हमने पानी से भर दिया है और इसमें शक्कर डाली है, यानी कि हमने क्या बनाया है, एक शक्कर का विलियन बनाया है और अच्छी तरह से शक्कर को इसमें घोल लिया है। अब आधा विलियन हमने क्या करा है, दूसरे ग्लास में डाल दिया है। अब यदि हम इन दोनों को टेस्ट करेंगे तो दोनों का टेस्ट कैसा आएगा, हमको एक जैसा। कहीं पर भी दोनों में अलग अलग नहीं लगेगा कि चाहे हम इसको ऊपर से सॉल्यूशन इसमें डालें, तो जो हमने ये आधा विलियन इसके अंदर डाल दिया है, तो जो हमें टेस्ट आएगा पूरे विलियन का कैसा आएगा, एक जैसा आएगा। तो इसका संगठन क्या है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक समान है, इसीलिए ये मिश्रण कैसा रहेगा, समांगी, और इसको हम क्या कहेंगे, विलियन। उसी प्रकार यदि हम बनाएंगे, ये जल ले लिया, इसके अंदर हमने डाल दी है रेत। इसका जब हम रेत को जब हम इस पानी में घोलेंगे तो इसका जो मिश्रण प्राप्त होगा वो समांगी नहीं होगा, क्योंकि जो रेत के कण होंगे क्या होंगे, वो तली में जाकर बैठ जाएंगे। तो इसका संगठन एक जैसा नहीं होगा, इसलिए हम इसे विलियन नहीं कह सकते। विलियन किसे कहा जाएगा, जिसका संगठन कैसा हो, बिल्कुल एक जैसा हो। उदाहरण के लिए चीनी का शरबत और पीतल। विलियन जो होता है सिर्फ द्रव अवस्था में ही नहीं पाया जाता। विलियन सिर्फ द्रव पदार्थों का ही नहीं बनाया जाता, यह ठोस का, गैसों का, यानी ये तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है, ठोस, द्रव और गैस। विलियन बनाने के लिए हमें किन दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला है हमारा विलय और दूसरा है हमारा विलायक। तो यहाँ पर हमने अभी एक उदाहरण देखा था कि हमने शक्कर का विलियन बनाया था, शक्कर को किसमें घोला था हमने, जल में। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलय पदार्थ, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं विलायक। यानी हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिसे घोला जाए, जिस पदार्थ को घोला जाए वो विलय है, और जिसमें घोला जाए वो विलायक कहलाता है। तो यहाँ पर शक्कर हो गई है हमारी विलय, और पानी हो गया या जल हो गया है हमारा विलायक। अब हम देखते हैं कि जो विलियन है वो उनके अवयवों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा द्विअंगी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दो अंग या दो अवयव। तो उदाहरण देख लेते हैं हम इसमें, शक्कर प्लस जल, ये कितने अवयव हो गए हमारे, एक और दो। शक्कर और जल, इन दोनों को मिलाएंगे तो जो विलियन प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे द्विअंगी विलियन। दूसरा है हमारा त्रिअंगी विलियन। इसमें कितने अवयव होंगे, तीन अवयव। मान लीजिए हम नींबू का जूस बना रहे हैं तो उसमें हमें नींबू का रस मिलाना पड़ेगा पहले, फिर उसमें जल मिलाना पड़ेगा, शक्कर मिलानी पड़ेगी। तो कितने अवयव हो चुके हैं हमारे पास में, तीन अवयव हो चुके हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलियन। इसी प्रकार और आगे हो सकते हैं, जितने आप अवयव मिलाएंगे उसके आधार पर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर विलय कितने हैं, एक ही विलय। शक्कर हमारा विलय पदार्थ हुआ और जल हमारा हुआ विलायक। शक्कर हमारा विलय हो गया और जल हो गया हमारा विलायक, यानी कि एक विलय है और एक विलायक है। यहाँ पर देखिए, नींबू भी क्या है, विलय है, और शक्कर भी क्या है, हमारी विलय, जबकि जल क्या है, हमारा विलायक। तो यह जरूरी नहीं है कि विलय हमेशा एक ही हो, यहाँ पर दो विलय हमारे पास में उपस्थित हैं, दो विलय भी हम ले सकते हैं। यह ध्यान रखना होगा हमें कि विलय जो होता है हमेशा ठोस हो, यह आवश्यक नहीं है। वहाँ गैस भी हो सकता है, वहाँ द्रव भी हो सकता है, और वहाँ गैस भी हो सकता है। गैस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से किसी भी अवस्था में विलय और विलायक दोनों उपस्थित हो सकते हैं।
हमारे मन में बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि आखिर विलेन बनाया क्यों जाता है। विलेन इसलिए बनाया जाता है कि जिन वस्तुओं को हम उसके ओरिजिनल रूप में उपयोग में नहीं ला सकते, परिवर्तित करके विलेन बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया है, यहाँ पर पीतल आपको दिखाई दे रहा है। पीतल धातु बनाने के लिए हम जिंक धातु और कॉपर धातु दोनों को मिला देते हैं, जिससे इनके गुण परिवर्तित होकर क्या बना देते हैं, पीतल धातु। और उसी प्रकार होता है सोना। सोने में भी तांबे को और चांदी को मिलाया जाता है। हमारी बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमें ये बताया गया है कि भौतिक आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। ठोस विलयन, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन। ये आपको टेबल दिखाई दे रही, आपको टेबल दिखाई दे रही होगी ये स्क्रीन पर। देखिए इसको समझते हैं हम। ये हो गया हमारा विलय, विलायक, और यहाँ ले लेते हैं हम उदाहरण। विलायक ले लिया हमने यहाँ पर गैस, विलायक भी विलय हमने ले लिया गैस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वायु। हम जानते हैं कि वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। इसमें उपस्थित सभी गैसें एक निश्चित मात्रा में ही पाई जाती है। सबका परसेंटेज क्या होता है, फिक्स होता है। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड। आजकल क्या हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे और हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों के लिए हानिकारक होता है। अगला ले लेते हैं हम वायु। फिर विलायक हमारा सेम रहेगा, विलय बदल जाएगा, ये हो जाएगा द्रव। द्रव विलायक हो गया हमारा गैस। इसका उदाहरण हो जाएगा जल वाष्प। जल की बूंदें जब गैसों के साथ मिक्स होती है तो किस में बदल जाती हैं, जल वाष्प में बदल जाती हैं। फिर विलायक हमारा वही रहेगा। विलय हम ले लेते हैं ठोस। ठोस पदार्थों को हमको किस में घोलना है, गैस के अंदर घोलना है। इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा कपूर और धूल के कण। धूल के कण कैसे हैं, जो धूल के कण रहेंगे वो ठोस रूप में रहेंगे, वो गैसों के साथ में मिक्स होते हैं। अगला ले लेते हैं, अब हम विलायक बदल जाएगा। अब हमारा विलायक हो जाएगा द्रव। विलय ले लेते हैं हम गैस। गैस को हमें किस में घोलना है, द्रव में घोलना है। इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा सोडा वाटर या फिर जल में घुली हुई ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि जल में पाए जाने वाले जीव जल में घुली ऑक्सीजन के द्वारा ही सांस लेते हैं। वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, जैसे पेप्सी हुआ, थम्स अप हुआ, कोको कोला, स्प्राइट, इन गैस पर दाब लगाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन सी गैस पाई जाती है। अगला ले लेते हैं हम, विलायक सेम रहेगा, ये हो जाएगा हमारा द्रव। द्रव और द्रव, ये तो सबसे सिंपल उदाहरण है। दूध और जल का विलयन हो गया। इसके अलावा हो गया हमारा अल्कोहल। हम नेक्स्ट ठोस। ठोस को घोलना है हमें द्रव में। शक्कर, शक्कर हो गई ठोस के रूप में, और जल हो गया हमारा द्रव। शक्कर और जल का विलयन या नमक और जल का विलयन। अब विलायक हो जाएगा हमारा ठोस। विलय हो जाएगा गैस। विलय ले लिया हमने यहाँ पर गैस, और विलायक ले लिया हमने ठोस। इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि एक गैस है, और पैलेडियम एक धातु है, ठोस रूप में पाई जाती है। इसके ऊपर अधिशोषण होना। अधिशोषण सतह रसायन वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं सिर्फ कि अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण अर्थात जैसे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, पैलेडियम के ऊपर जाकर चिपक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी वो धातु के, सिर्फ सतह के ऊपर ही रहेगी। अगला हो जाएगा हमारा विलायक ले लेते हैं हम द्रव। ये सेम रहेगा। पारे का सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाना, अमलगम।
पारा एक धातु है, पर ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। सोडियम एक धातु है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हमें अमलगम प्राप्त होता है। लेते हैं हम ठोस, दोनों ही ठोस हो जाएंगे, ये तो आप सभी जानते हैं। ठोस और ठोस, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था विलयन की परिभाषा में, तांबे का जिंक, तांबे और जिंक का विलयन क्या मिलकर क्या बन जाएगा? इससे क्या बनाया था हमने तांबे और जिंक से? पीतल, है ना। लेते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा तनु विलयन, सांद्र विलयन, फिर हो जाएगा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, है ना। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ग्लास ले लिया है, इसके अंदर 1 लीटर जल भर दिया है, या फिर बड़ा सा बर्तन, ग्लास में तो 1 लीटर जल आएगा नहीं, बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें 1 लीटर जल भर दीजिए और उसमें 2 ग्राम शक्कर डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है, वैसा ही एक बड़ा सा बर्तन लेना है, हमें 1 लीटर इसमें जल भर देना है और इसमें डालनी है अब हमें 10 ग्राम शक्कर। क्या डालनी है? 10 ग्राम शक्कर। शक्कर नहीं हो तो आप नमक डाल सकते हो, या फिर आपके पास जो भी फंसे, पर वो घुल जाना चाहिए। अब इनमें दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। जल की मात्रा तो क्या है? बराबर है, पर शक्कर की मात्रा बढ़ गई, यानी कि विलायक तो हमारा बराबर है, पर विलय की मात्रा कम और ज्यादा है। तो ज्यादा किस में दिखाई दे रही है हमको? इसमें। इन दोनों में से गाढ़ा कौन सा विलयन होगा? ये वाला। तो इसे हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। यानी कि जो विलयन गाढ़ा है, जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा है, उस विलयन को क्या कहा जाएगा? सांद्र विलयन। और इस विलयन में क्या है? विलय की मात्रा कम है, इसलिए इस विलयन को क्या कहा जाएगा? तनु विलयन। अब देख लेते हैं संतृप्त विलयन। ये आपने कोई भी एक बर्तन ले लिया है, इसमें हमने 1 लीटर जल भर दिया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे शक्कर डालते जा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है 1 लीटर जल में कितनी शक्कर घुल जाएगी। बस अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कोई ताप निश्चित कर लेना है जिस पर हम इस क्रिया को करें। मान लीजिए हमने कमरे के ताप पर इस क्रिया को करना है, फिर हमको तापमान ना बढ़ाना है ना ही घटाना है। इस विलयन को बनाते वक्त ना इसको गर्म करना है ना ही फ्रीज में रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें शक्कर डालते जाएंगे। मान लीजिए इसमें 5 ग्राम शक्कर घुल गई और अब शक्कर नहीं घुलेगी। इतना समझ में आया आपको? इसके बाद अगर आप एक दाना भी और डालेंगे तो शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें निश्चित ताप पर विलायक में विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, अब और नहीं घोला जा सके। यहाँ पर देख लेते हैं हम असंतृप्त। ये जब हम संतृप्त विलयन बना रहे थे, ये उसके पहले की कंडीशन है। जैसे जब हमने 1 लीटर इसमें क्या भरा था? जल भरा था, और शक्कर हम धीरे धीरे डाल रहे थे। मान लीजिए हमने इसमें 3 ग्राम ही डाल पाए थे, 5 ग्राम नहीं डाली थी, तो अब इसकी कैपेसिटी थी कि इसमें 2 ग्राम शक्कर और घुल जाएगी, पर हमने नहीं डाली। मान लीजिए हमें कोई काम आ गया और हम रुक गए, तो वो विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त। और डालते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब शक्कर घुलना बंद हो गई, तो ये असंतृप्त विलयन किसमें परिवर्तित हो जाएगा? संतृप्त विलयन में। अब देख लेते हैं हम अति संतृप्त विलयन। ये जिसमें हमने संतृप्त विलयन बनाया था, 1 लीटर जल लिया था और उसमें कितनी शक्कर डाली थी हमने? 5 ग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें और शक्कर घोलनी है, पर अब घुल नहीं रही है, तो इसको हम क्या करेंगे? टेम्परेचर दे देंगे, यानी कि इसको गर्म कर लेंगे। तो इसमें अब क्या होगा? हम 5 ग्राम की जगह 1 ग्राम और डाल देंगे तो भी घुल जाएगी। तो ये विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। तो इसको परिभाषा के रूप में हम देख लेते हैं पांचों को। असंतृप्त क्या है? संतृप्त के पहले की कंडीशन, ये बीच की कंडीशन हो जाएगी। और अति संतृप्त संतृप्त के बाद की।
देख लेते। तनु विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलायक की मात्रा जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत किससे अपेक्षा कर रहे हैं, तनु विलयन की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता। असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके, जबकि अति संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें तापमान को बढ़ाकर विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। पर ये ध्यान रखना है कि और अधिक कितनी, संतृप्त विलयन की अपेक्षा और अधिक। ऐसा नहीं कि आप डालते जाओगे घुलती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। निकालेंगे प्रतिशतता। ये होती है हमारी W/W, V/V और W/V। W/W मतलब वेट बाय वेट, यानी कि भार। विलय का भी हम लेंगे भार ग्राम में, किलोग्राम में और विलायक का। यहाँ पर हम दोनों की मात्रा कैसे देखेंगे, दोनों को किस, यहाँ पर जो प्रतिशत निकाल रहे हैं दोनों का भार के अनुसार निकाले। यहाँ पर विलय और विलायक का किसके अनुसार निकाल रहे हैं प्रतिशत, हम निकाल रहे हैं आयतन के अनुसार। यहाँ पर एक का दिया हुआ है हमें भार और एक का दिया हुआ है आयतन। 100 भाग विलयन में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, या 100 ग्राम विलयन में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, वो कहलाएगा हमारा भार अनुसार प्रतिशतता। इसका हम सूत्र देख लेते हैं। यहाँ पर इसका हो जाएगा विलय की मात्रा किसमें लेंगे हम, मात्रा यानी कि भार, और नीचे हो जाएगा हमारा विलायक नहीं लेना है, हमें ध्यान रखना है विलयन लेना है। विलयन की मात्रा, तो मात्रा यहाँ पर भी क्या रहेगी, भार। अब हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा ज्ञात करें। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 40 ग्राम H2SO4 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो यहाँ पर H2SO4 का हमें क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज या प्रतिशतता ज्ञात करनी है। विलय हमारा कितना हो गया है 40 ग्राम। अब हमें यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों चीजें या ग्राम में है या किलोग्राम में। अगर एक चीज ग्राम में और एक चीज किलोग्राम में है तो हम दोनों को परिवर्तित करेंगे। दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, एक जैसी। या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो या ग्राम को किलोग्राम में बदल दो। तो मान रखेंगे 40 ग्राम बटे 1000 ग्राम गुणित क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। ये दोनों कट जाएगी, इसको डिवाइड कीजिए 4, ग्राम से ग्राम कट गया, कितना परसेंटेज आया 4%। यानी इस विलयन में H2SO4 कितने परसेंट उपस्थित है, 4%। 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की हमें मात्रा ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रतिशतता दी हुई है, मात्रा ज्ञात करें। सूत्र में मान रखेंगे, प्रतिशतता की जगह 10 लिख देंगे। NaOH की मात्रा ज्ञात करनी है, NaOH लिखेंगे। नीचे क्या दिया है हमें, विलयन 200 ग्राम है हमारा, गुणित 100। इसको काटो, कितना आ जाएगा 1/2 NaOH बटे 2 ग्राम बराबर 10। ये इधर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम। इस विलयन में NaOH कितना उपस्थित है, 20 ग्राम। यहाँ पर मैंने आपको मात्रा निकाल के बताई, यहाँ प्रतिशत निकाल के बताया। ये हो गया था हमारा भार अनुसार प्रतिशतता। अब हम देखते हैं विलयन अनुसार प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है। सूत्र यही याद रखिएगा, बस यहाँ पर W/W रहेगा, वहाँ दोनों जगह भार कर देना है। और जहाँ पर आयतन बटा आयतन रहेगा, वहाँ पर दोनों जगह ml या लीटर जो भी दिया हुआ आयतन हम लिख देंगे, तो आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए यहाँ पर दिया है कि 30 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल C2H5 इसका फॉर्मूला होता है, 270 मिलीलीटर H2O में विलय है। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी प्रतिशतता।
ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बस यहाँ पर जो भार दिया था, अब हम इसमें क्या कर देंगे, इसकी जगह आयतन, विलेय का आयतन क्या हो जाएगा, बटे विलयन का आयतन गुणित 100। मान रखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रतिशतता ज्ञात करनी है हमें, ऊपर आ जाएगा 30 ml, नीचे आ जाएगा आपका ये क्या दिया हुआ है 270 H2O, ये ध्यान रखना दो। तो ये विलायक हो गया हमारा, जल में विलय है, ये क्या है, जल में विलय। हमें यहाँ पर विलयन की मात्रा नहीं दी गई है, करना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 270 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ हम क्या रखेंगे 300 ml गुणित 100, ml से ml कट गया, कितना आ जाएगा 10। क्या निकाल रहे थे हम, प्रतिशत का, तो परसेंट का साइन लगा देंगे। इसी को आप अलग तरीके से करके देख सकते हैं, यदि प्रतिशतता दी हुई और मात्रा पूछेंगे तो हम मात्रा भी निकाल सकते हैं। अब हम निकाल के देख सकते हैं, भार आयतन अनुसार प्रतिशतता 40%, 40 ग्राम H2SO4 1000 मिलीलीटर 1000 ml विलियन में उपस्थित है। यहाँ पर विलियन दिया हुआ है, प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़ें, विलियन दिया है या विलायक दिया हुआ है। यहाँ पर विलियन दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, H2SO4 की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा 40 ग्राम बटे 1000 ml गुणित 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10%। अब इनके उत्तर कितना आ जाएगा प्रतिशतता, यहाँ पर 10%। अब ये जो हमने निकाला ये आखिर काम में, ये हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। देखिए हमने दवाइयाँ खरीदी है बाहर से, खाने की चीजें खरीदी है, उनपे देखिएगा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबकी मात्रा लिखी हुई थी। मान लीजिए कैसे लिखी हुई है, 1% W/W, 2.5% V/V, 0.2% W/V। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर जो टोटल आपका जो भी पदार्थ है वो कितने ग्राम होगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम में से मान लीजिए इसने बताया प्रोटीन, तो 1% क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, जैसे थम्स अप हुआ या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा 100 ml में 2.5 ml जिस चीज के बारे में लिखा है वो उपस्थित होगी। यहाँ पर क्या होगा, जैसे टोटल जो 100 ml हमारा विलियन है उसके अंदर 0.2% उस चीज का भार उपस्थित होगा। देखिए मोलरता और मोललता, अक्सर हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इनको याद रखने की आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ल मतलब क्या होगी, कोई भी चीज का लेवल कैसा है, बहुत लो हो, उसकी शक्ति कैसी है, लो। ये सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है। दोनों को ही हम एम से दर्शाते हैं, तो क्योंकि ये लोअर है या लो है तो यहाँ पर एम कैसा हो जाएगा, छोटा। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और यहाँ पर एम कैसा हो जाएगा, बड़ा है। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या होगी, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन, या विलियन का आयतन लीटर में। इधर हो जाएगा हमारा विलय के मोलों की संख्या में हमने विलियन लिया है और उसका आयतन लिया है, या विलायक लेंगे और उसका भार लेंगे। तो आप ये अगर ग्राम में रखते हैं तो हमें 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा, और अगर किलो में रखते हैं तो 1 किलो।
यदि हमें सूत्र याद रहता है तो परिभाषा हम आसानी से लिख सकते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता। और यहाँ पे क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलय के मोलों की संख्या या उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। इसके हम न्यूमेरिकल्स देख लेते। 5. देखिए प्रश्न दिया गया है 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है। तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। और ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है आणविक भार। सूत्र हमें याद रखना है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करना हमें सूत्र याद होना चाहिए। मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें पहले मोलों की संख्या ज्ञात करना आना चाहिए। यदि आपको मोल की संख्या ज्ञात करना नहीं आता है या मोल क्या होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मोलों की संख्या निकालना सिखाऊंगी। देखिए मोल को किससे बताते हैं? मोलों को बताया जाता है स्मॉल n से। मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया भार। इस प्रकार याद रखने से ज्यादा आसान रहेगा। ये प्रश्न में दिया होता है बटे आणविक द्रव्यमान। अब हम सूत्र में मान रखते हैं। या तो आप पहले मोल निकालिए, डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। दिया गया भार कितना है NaCl का? 5.85 ग्राम। और यहाँ पर आणविक भार बताया गया है हमें 85.5। हम इसको सूत्र में रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या ये है। या तो आप इसको यही सॉल्व कर लिए, डायरेक्ट रख दीजिए। 5.85 ग्राम अपॉन 58.5। अब क्या दिया है? विलयन कितना है? 200 ml। पर हमें किस में चाहिए था? लीटर में। तो हम किसका भाग देंगे? 1000 का। तो ये हो जाएगा 1 इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर ही हमें कितना मिलेगा? 1/2। तो 1/2 मोलर। इस विलयन की मोलरता कितनी है? 1/2 मोलर। अब हम देख लेते हैं मोलरता निकाली जाती है। प्रश्न है हमारा 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaCl घुला है। तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? मोलरता। फिर वही हमें मोल निकालना पड़ेगा। मोल के लिए दिया गया भार कितना दिया है विलय का? 500 ग्राम। सॉरी कितना दिया हुआ है? विलय क्या है हमारा? NaCl। इसके अंदर ये विलायक हो गया हमारा। तो 4 ग्राम हमें दिया गया है। इसका आणविक भार कितना होता है? 40। मान रखेंगे हम 4/40। 500 में दिया है। अब हमें केजी में चाहिए तो हम 1000 का भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4/40 गुणित 1000/500। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? कितना आ जाएगा? 1/5। तो इसकी मोलरता कितनी हो गई? 1/5। आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। और आप यदि इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए। ये वीडियो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा।